Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is lecture number 4 of science video series for the preparation of PST and GEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स, लिमिटिंग फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। All living and non-living components in your surrounding make up the environment. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। All living things that make up the environment are called biotic components. वो तमाम की तमाम जानदार चीजें जो हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं, उन जानदार चीजों को इस एनवायरनमेंट का बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो तीन किस्म के हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स पे। Living things that can make their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sun's energy are called producers. वो तमाम की तमाम जानदार चीजें जो अपना खाना खुद बनाती हैं by using water और कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sun's energy, उनको हम producers कहते हैं। Producers की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, green plants, algae and some bacteria। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं साइड पे, ये algae की पिक्चर है जो कि आपने अक्सर पानी के ऊपर देखी भी होगी। अब आते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। Living things that get their food by eating plants and animals are called consumers. वो तमाम की तमाम जानदार चीजें जो अपना खाना दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है हर्बीवोरस, कंज्यूमर्स दैट ओनली ईट प्लांट्स। वो सिर्फ वो वाले कंज्यूमर्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, काउज, रैबिट्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। कार्निवोर्स वो वाले एनिमल हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर्स, शार्क, लायन एक्सेट्रा। और ओमनिवोर्स वो वाले कंज्यूमर्स हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि डॉग्स, टर्टल्स, रकून्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। अब आते हैं डिकम्पोजर्स पे। लिविंग थिंग्स दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वो तमाम की तमाम जानदार चीजें जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज के ऊपर जिंदा रहते हैं, यानी कि डेड बॉडीज को खाते हैं और उनको खत्म करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। फंगी एंड सम स्मॉल लिविंग और एनिमल्स जो हैं, ये एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स की, जैसे कि बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। अबायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स और फिजिकल फैक्टर्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। तमाम की तमाम गैर जानदार चीजें या फिजिकल फैक्टर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं, उन गैर जानदार चीजों को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। दी एबायोटिक कंपोनेंट्स इंपैक्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एबायोटिक कंपोनेंट हमारे सर्वाइवल यानी कि लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अगर ये ना हो एबायोटिक कंपोनेंट्स तो शायद हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल है। These abiotic components are light, air, soil, temperature और water। ये abiotic components हैं जो मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं और इनकी गैर मौजूदगी में शायद इंसान का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुश्किल है। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। The biotic and abiotic components and their interactions for survival in the environment make up an ecosystem। जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, जब उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और उनका बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये पूरे की पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। ये इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारा एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं होगा, उस पर कोई भी तवाजुन नहीं होगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए उन एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है, इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। There are various types of ecosystem, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स आर दोज दैट आर कंटेन्ड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स। जो कि ताजा पानी के अंदर इकोसिस्टम बने, उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। Fresh water ecosystems include but is not limited to ponds, rivers and other waterways that are not sea। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि सी जो है उसके अंदर नमकीन पानी होता है जो कि फ्रेश वाटर नहीं है। इसमें पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं और दूसरे वाटरवेज जो सी ना हो, यानी कि समंदर ना हो। They also include birds, small fishes, amphibians, frogs, etc., insects and plants। इनके अंदर बर्ड्स, स्मॉल फिशेस और फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर।
इट इज अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम फाउंड ओनली ऑन लैंड फॉर्म्स, जो सिर्फ जमीन के ऊपर मिलते हैं उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एटसेट्रा, ये तीनों चीजें उसमें शामिल होती हैं। अब बैरन इकोसिस्टम जो है वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की टाइप है जिसके अंदर किसी दूसरी जगह से नए जो जानदार हैं वो एक नए इकोसिस्टम में आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। दे डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट कंपोनेंट्स टू थ्राइव वेल इन द सिस्टम, और ये डिपेंड करता है उस एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बैरन इकोसिस्टम। अब आते हैं ओशन इकोसिस्टम पे। ओशन इकोसिस्टम्स आर एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स विद हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। जैसे हमारा समंदर है, समंदर के अंदर जो इकोसिस्टम बनेगा उसको ओशन इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पानी वाला एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट बहुत ज्यादा है। ओशन इकोसिस्टम्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एटसेट्रा। अब आते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स पे। Apart from biotic and abiotic factors, there are some factors which determine the number and types of organisms in a system. These factors are known as limiting factors. जो हमारे biotic factors होते हैं और abiotic factors होते हैं, उनके अलावा भी हमारे environment में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बताती हैं कि इस environment में या इस इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं या कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स। और लिमिटिंग फैक्टर्स आर कैपेबल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज। और लिमिटिंग फैक्टर्स इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी स्पीशीज की ओवर पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। The scarcity of any of these components, water, carbon dioxide, mineral nutrients in the soil and solar energy will affect the synthesis of food by plants through the process of photosynthesis. अब मिसाल के तौर पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल और सोलर एनर्जी, अगर इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद नहीं होगी या कम होगी तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, उसमें देखा था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अगर वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकेगा या अपना फूड बना सकेगा? जवाब है नहीं। इसलिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे क्या हो गए? लिमिटिंग फैक्टर्स। The permanently low temperature restricts the growth of trees and other plants. अगर किसी जगह पे टेम्परेचर हमेशा लो रहता है तो वहां पे ट्रीज या प्लांट्स जो है वो पैदा नहीं होंगी, तो टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ। रेन इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। रेन भी यानी कि बारिश भी एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो कपास की फसल तबाह हो सकती है, अगर बिल्कुल भी बारिश ना हुई तो सूखे की वजह से भी फसल नहीं होगी। तो रेन भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स इन ऑर्गेनिजम्स में। तो 3 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं: प्रेडेटर प्रे, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म। प्रेडेटर प्रे के अंदर शिकारी और शिकार होता है, प्रेडेटर मींस शिकारी और प्री मींस शिकार। पैरासिटिज्म के अंदर एक छोटा पैरासाइट जैसे कि मॉस्किटो होता है जो कि दूसरे जानदार के ऊपर जिंदा रहता है, और म्यूचुअलिज्म के अंदर 2 जानदार होते हैं और इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों का फायदा होता है जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेडेटर प्रे। In this interaction, the predator feed directly on another living organism, the prey. इसमें क्या होता है कि जो शिकारी होता है वो शिकार के ऊपर जिंदा रहता है। जैसे लाइन और डियर की एग्जांपल है, शेर जो है वो हिरन का शिकार करके उसे खाता है और जिंदा रहता है। पैरासिटिज्म में in this interaction, the parasite feeds and lives in our own part of another organism, the host. जैसे मिसाल के तौर पे मॉस्किटो है, वो क्या करता है? ह्यूमन के ऊपर जिंदा रहता है, यानी कि मॉस्किटो ह्यूमन में या गंदे पानी के अंदर जिंदा रह सकता है। ह्यूमन उसका फूड है और जो गंदा पानी होता है वो भी उसका फूड है। तो पैरासिटिज्म के अंदर एक पैरासाइट होता है और दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म होता है, और ये पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहता है। देन वी हैव म्यूचुअलिज्म। In this interaction, 2 organisms interact in such ways that benefits both. ये एक ऐसा इंट्रैक्शन है, सिर्फ म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों का फायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। ऊपर वाले में एक का फायदा हो रहा था, एक का नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों का फायदा होगा। जैसे कि बीज एंड फ्लावर्स, जैसे मधुमक्खी और जो हमारे फूल होते हैं वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बीज हैं उनको फ्लावर्स के ऊपर से जो जूस है वो चाहिए होता है, तो वो जूस वहां से लेने जाते हैं। तो वहां से जो फ्लावर्स के सीड्स होते हैं या पॉलेंस होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उस बीज के पाँव में चिपक जाते हैं। जब फिर ये बी उड़ के जाती है दूसरे फीमेल फ्लावर पे,
वहां पे उस सीड्स को यानी कि उस पोलन ग्रेन्स को वो जो छोड़ देती है, तो वहां पे पॉलिनेशन का अमल होता है। तो इसमें बीज का भी फायदा हुआ और फ्लावर्स का भी फायदा हुआ। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग भी पीएसटी और जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।